हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम 2025-26 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर, इसके बारे में। और इतना ही नहीं बच्चों, आज से और इसी वीडियो से आपके साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। और इस सीरीज में हम आपको ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, और आप यकीन मानो, अगर आपने ये सारे सैंपल पेपर कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अच्छे से देख ली, तो आप 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो बच्चों, ना सिर्फ हिंदी मीडियम में बल्कि इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, यहाँ पर आई बटन में आपको ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से सैंपल पेपर देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपना पहला प्रैक्टिस पेपर देखेंगे बच्चों। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर जी पहले आप हमें एक प्रैक्टिस पेपर दे दीजिए ताकि हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें और ये जान सकें कि हमारा पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, साइंस का आपका पेपर 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आने वाला है। अब जो है ना, इस साल का आपका पेपर का पैटर्न पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बदल गया है। कैसे? इस साल आपके पेपर में 39 प्रश्न आएंगे, यानी कि 39 क्वेश्चन होंगे, और 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, जिसमें से खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कि एग्जाम में टोटल आपसे 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए अलग से 100+ एमसीक्यू का एक लाइव सेशन, एक वीडियो अटेंड करूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। खंड खा के अंदर 21 से 26 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 2 नंबर के। खंड गा में आपके 27 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 नंबर के। और खंड घा के अंदर 34 से 36 ये 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बच्चों, 5 मार्क्स के। और सबसे आखिरी 5वें सेक्शन में आपके 3 स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, केस बेस्ड जिसे कहते हैं। और सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। सेक्शन ए के अंदर आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 21 से 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। सेक्शन सी के अंदर 27 से 30 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 34 to 36 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये पेपर का पैटर्न है। तो चलो बच्चों, एक बार हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो देखो, हमारा इस पेपर का, इस वीडियो का पहला खंड नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्नों का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल हमसे 20 एमसीक्यू यहां से पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, देखो, आप सभी बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, या तो अपने मन ही मन सोचो, या फिर एक कॉपी निकाल लो, उसमें लिखो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने आंसर सही दिए। चलो पढ़ते हैं। देखो, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम क्या होगा। यानी कि जब हम इसे केल्विन में बेसिकली सीक्वेंस में लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो एक सही सीक्वेंस इसका क्या रहेगा। तो हमें सभी को पता होगा कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 प्लस करना होता है ना। तो आप इन सभी में 273 प्लस करते जाइए, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में, ऑन कन्वर्टिंग 25, 38, 66 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज टेम्परेचर्स विल बी। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आंसर अपने मन में सोचो, क्योंकि सॉल्यूशन की वीडियो जब मैं लेके आऊंगा तब आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों, शुद्ध पदार्थों के बारे में हमें ये 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें से कौन कौन सी बात हमारी सही है, इस बारे में आपको इन चारों में से कोई विकल्प चूज करना है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से इंग्लिश में बच्चों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए आप देखेंगे तो पहला तो ठीक है हमारा, है ना, इस तरीके से। और भी जो ठीक ठाक है उस हिसाब से आप देख लो इसमें से कौन सा सही बैठेगा। बच्चों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहते हैं, तो आप सभी बच्चे एक स्पेशल कमेंट करें, नीड सॉल्यूशन। ठीक है, नीड सॉल्यूशन 9th साइंस। ठीक है, इस तरीके से 9th साइंस मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे तो आ ही जाएगी विद इन 24 आवर्स, बाकी ज्यादा कमेंट करेंगे तो जल्दी आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तीसरा प्रश्न देखो, कोशिका फूल जाएगी
यदि यानी कि कोशिका फूलने का इनमें से क्या रीजन है, ठीक है। तो रीजन क्या हो सकता है कोशिका के फूलने का, तो वो बताइए। द सेल विल स्वेल इफ, तो सेल क्यों स्वेल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, इफ का रीजन इसमें से क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन, दी गई जानकारी में सत्य की पहचान करो। तो इसमें हमें कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी बिल्कुल सही है वो आपको यहाँ पे बतानी है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में जो एकदम ट्रूथ इंफॉर्मेशन है उसे आपको फाइंड करना है। पांचवा प्रश्न आ जाता है बच्चों अभिकथन और कारण का। अभिकथन कहता है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन के बड़े अवयव को विलय कहते हैं और जो अवयव होता है उसको विलय कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको विलय और बाकी को विलय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरफ तो बात की जा रही है तत्वों के बारे में, एक तरफ विलयन की बात की जा रही है, तो बातें दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे असर्शन और रीजन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप, लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, अपरिभाषित केंद्र प्रोकैरियोटिक का। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप प्रैक्टिस करें बच्चों। आपकी अच्छी तैयारी के लिए हमने एमसीक्यूज में कुछ ऑप्शंस लिए हैं, कम से कम 3 से 4, जिससे आप 20 की जगह 24 एमसीक्यू को एक ही पेपर में रेडी कर सको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि डेड सेल्स जो होती है ना बच्चों, वो किस टिश्यू में पाए जाते हैं, किस ऊतक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो इसकी। फिर यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि वीटी ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या है, ठीक है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट, उस यूनिट को क्या कहते हैं बच्चों, उसका मात्रक क्या है इसमें से, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इसमें से हमारा जो सही कथन है वो कौन सा हो सकता है इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। चूज द करेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट अबाउट इसके बारे में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी की सारी बातें सही ही हैं, ठीक है। अब देखो 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गलत विकल्प का चयन करो। अब जैसे क्वथनांक परीक्षण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इन चारों में से कोई एक है जो कि गलत है, बाकी 3 सही है। इसका मतलब समझे, यहाँ पे 2 नंबर के 3 क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो गई, क्योंकि परीक्षण 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, समांगी मिश्रण 2 नंबर में आ सकता है, विषमांगी मिश्रण 2 नंबर में आ सकता है। इसीलिए तो मैंने बोला कि आपकी तैयारी अच्छी करवाऊंगा, बस आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। सेम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसके बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है बच्चों, ठीक है। तो 4 हैं, इन चारों में से कौन सा आपके लिए सही बैठता है उसको आप यहाँ पे चूज करें, ठीक है। सेम इस तरीके से विच मसल पेयर एक्ट्स एज इनवॉलेंट्री मसल्स, तो कौन सा कहलाता है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। सही बात है, जो तरल पदार्थ होते हैं इनमें प्रवाह काफी होता है, जैसे पानी है, कोई शहद वगैरह, इसमें प्रवाह ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से तरलता के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तरलता जो है इस बारे में कौन सा इसमें से गलत नहीं सही है, बेसिकली राइट कौन सा है ये हमें बताना है, बिल्कुल सही कौन सा है, ठीक है। तो लिक्विड हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सी करेक्ट होगी, अंदाजा लग गया होगा आपको, है ना। चलो बहुत बढ़िया। 12वां क्वेश्चन, अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है, विच मेजर इज टेकन टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट फूड स्टोरेज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा किया जाता है बच्चों, अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा हो सकता है। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन कहता है भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों को पूर्ति संवर्धन के द्वारा की जाएगी और इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या फिर मैरीकल्चर कहते हैं। तो ये मैरीकल्चर के बारे में सही है। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशों,
और क्या नाम है, शकनाशकों का निम्नतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादें, पुनर्चक्रित अपशिष्ट और जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। तो ये भी सही है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। ये मैरीकल्चर के बारे में, ये कार्बनिक प्रणाली के बारे में है ना, तो व्याख्या नहीं होगी। तो असेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? तो रसधानी का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है बच्चों? ठीक है, कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है? वैक्यूल का। ठीक, अब इसी में देखो मैंने एक अथवा ले लिया है। अमीबा भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? तो कमेंट करो बच्चों जल्दी से जल्दी, इसमें से कौन सा सही है। आपको कमेंट ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर ए, बी, सी, डी ऐसे करके, जो भी आपका सही हो। ठीक है, बाय विच प्रोसेस डज अमीबा कंज्यूम फूड? तो किस प्रोसेस के द्वारा कंज्यूम करता है? अगला क्वेश्चन, काम करते समय या फिर दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, जब हम काम करते हैं या फिर दौड़ते हैं तो हमारे हाथ पैर हिलते हैं, तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है कि वाइल वर्किंग एंड रनिंग यू मूव योर हैंड्स, लेग्स etc, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दैट? तो समझिए इसको। फिर आता है 16वां, निम्नलिखित में से परासरण की सही परिभाषा चुनिए। तो बच्चों परासरण के बारे में इनमें से कौन सी परिभाषा सही है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा उसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो फिर है क्वेश्चन नंबर 17। कोई कण यानी कि कोई कण त्रिज्या आर के वृत्त पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा? यानी कि मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये सेंटर है। अब सेंटर ये हो गया, अब इसमें क्या है कि वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, ये ऐसे ना ऐसे करके गमन कर रहा है। अब अर्धवृत्त यानी कि ये यहां तक पहुंचने में, ठीक है, यहां तक पहुंचने में इसने कितना इसका विस्थापन हुआ? ठीक है, तो कितना होगा बच्चों? 2r। कितना? 2r, त्रिज्या का आधा 2r। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। फैट इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग। तो कहां पे स्टोर्ड होता है बच्चों फैट? तो पढ़िए इसको अच्छे से। फिर अथवा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? तो बच्चों पौधे, वो पौधा जिससे हमें ऑयल यानी कि तेल प्राप्त होता है, कौन सा इसमें से? आपको पता होगा, आई नो। क्वेश्चन नंबर 19। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति में गतिमान पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि एक कोई पिंड है, वो सरल रेखीय पद के अनुदिश त्वरित गति के समान चल रहा है ना, गतिमान है, तो इसमें से कौन सा सही होगा वो बताना है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखिएगा। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम बल शून्य नहीं होता तो उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। निम्नलिखित में असंतुलित बल का प्रभाव दिखा सकता है, तो इनमें से ऐसा कौन सा बच्चों जो असंतुलित बल का प्रभाव दिखाएगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़िए। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो भी देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में, व्हेन द रिस्टलेंट फोर्स ऑफ सिवियर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो देन दैट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें से कौन सा उसका एक एग्जांपल है या फिर सारे एग्जांपल है? क्या क्या एग्जांपल वो बताइए। ठीक है, चलो अब शुरू करेंगे बच्चों अपना खंड नंबर का अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। लेकिन देखो, आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अपने सैंपल पेपर के इस सॉल्यूशन के बारे में। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी सॉल्यूशन की वीडियो आ जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों। ऑल बेल पे नोटिफिकेशन को सेट करना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बाकी आप सभी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 9वीं क्लास का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो बच्चों, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी। नोट्स, पीडीएफ और अपडेट्स लेने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं खंड खा को और इसके क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन 21 है, गर्म भोजन की गंध दूर तक हमें महसूस होती है। जो हमारे घर में माताएं हमारी खाना बनाती हैं तो एकदम गरम गरम पराठे जैसे बन रहे होते हैं, फिर कुछ भी बन रहा होता है तो उसकी महक हमारे मुंह तक पहुंच जाती है, नाक तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे भोजन की नहीं पहुंची। क्या रीजन है इसका? द स्मेल ऑफ हॉट फूड इज फील फार अवे वेयर एज कोल्ड फूड डज नॉट।
एक्सप्लेन रीजन फॉर दिस। या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ? क्यों कहा जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन 22, संतृप्त विलयन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कई टाइप के आपके विलयन हैं, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद एग्जांपल। 23वां क्वेश्चन है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है और क्यों कहलाता है? ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ruptures or breaks down? Which organ of the cell is the power house and why? ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेल रहे हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? ये आपको मैथमेटिकली निकालना है। अगला, ओडोमीटर गाड़ी में क्या मापता है? किसी वस्तु का औसत वेग उसकी औसत चाल के बराबर कब होता है, ये भी बताइए। ठीक है, व्हाट डज एन ओडोमीटर मेजर इन अ कार? व्हेन विल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? ये बताना है। ठीक है, अब 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है 26, भंडारण की प्रक्रिया में अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? यानी कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट डैमेज ग्रेन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज प्रोसेस? या फिर फसलें कितने प्रकार के मौसम में उगाई जाती हैं? खरीफ और रबी फसलों के बीच क्या अंतर होता है? उदाहरण सहित बताओ। इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर ग्रुप्स ग्रोन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके 2-2 नंबर के, एंड आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। बाकी रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो बहुत जल्दी मैं इसके सॉल्यूशन वाली वीडियो बना दूंगा। दरअसल आप बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर जी एक बार आप हमें पहले पेपर दिखा दो और तब तक हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप सॉल्यूशन करवा देना। ठीक है, तो अब हम खंड गा देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। या फिर कोशिका द्रव्य क्या होता है? इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? विभिन्न कोशिका अंगकों को उनकी झिल्ली संरचना के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। वैसे ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ पे मैंने 3 नंबर में ले लिया क्योंकि 5 नंबर में और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेम इंग्लिश में आप देख सकते हैं। अब एक छोटा सा इजी क्वेश्चन, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अब एक नंबर या 3 क्वेश्चन, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठीक है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? एंड अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये भी बताइए। ओके, चलो 3 नंबर का अगला क्वेश्चन, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर आज से 60 किलोमीटर आज चल रही है, तो आपको इसका त्वरण निकालना है। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बस डिक्रीज फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में ही 80 से घट के कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, त्वरण। अगला, आप किस प्रकार ये पुष्टि करेंगे कि आपको कोई भी एक रंगहीन द्रव दिया गया है वो एक शुद्ध जल है? इस बारे में। ठीक है, हाउ विल यू कंफर्म दैट द गिवन कलरलेस लिक्विड इज प्योर वाटर? एक्सप्लेन। या फिर विराम अवस्था में किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? संवेग ऐसे मतलब क्या है? दैट मीन्स व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? क्या होता है ये बताओ। ठीक है, अब 3 नंबर का हमारा आखिरी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, फसलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? वे हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? उदाहरण से बताइए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड व्हाट न्यूट्रिएंट्स डू दे प्रोवाइड अस? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है? इसके मुख्य प्रकारों और उपायों को बताइए। व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट? एक्सप्लेन इट्स मेन टाइप्स एंड मेथड्स। ओके, आ गया समझ अच्छे से? वेरी गुड। चलो बच्चों, अब शुरू करेंगे अपने अगले खंड नंबर का दीर्घवृत्तीय प्रश्न को, और इसके अंदर हमारे 5-5 नंबर के बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी और 2 नंबर में भी 3 नंबर में भी। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों अब। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन 34, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या करनी है? पहली बात,
गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है, कारण बताइए। तो गैस जिसे किसी भी बर्तन में रखो तो उसे पूरी तरीके से भर देती है, क्या रीजन है? अगला, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसका क्या रीजन है? अगला, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है, ये बताओ। जैसे लकड़ी की मेज है वो ठोस है, क्यों ठोस है वो? क्योंकि कड़ पास पास है इसलिए, है ना, इसी को एक्सप्लेन करना है आपको। चौथा, हवा में हाथ आसानी से हम चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए कराटे पे निपुण होना पड़ता है। हवा में तो हम हाथ ऐसे ही ला सकते हैं, लेकिन अगर हमें लकड़ी पे हाथ चलाना है तो पहले हमें कराटे सीखने पड़ेंगे, तब वो लकड़ी पे हाथ चला सकते हैं, तो चोट लग जाएगी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अगला, बर्फ के टुकड़े जल में तो तैरते हैं, जबकि सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व तो द्रव्यों की तुलना में अधिक होता है, तो आखिर बर्फ क्यों जल पे तैरती है? क्या रीजन है बर्फ के तैरने का, ये बता। ठीक है, सेम इंग्लिश में, मतलब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन इंग्लिश में भी आगे बताऊंगा। ठोस की भौतिक अवस्थाओं की विशेषताएं समझाइए। ठोस की भौतिक अवस्थाएं, इसमें ठोस का आकार, आयतन, संपीड़ितता, बहाव, आकर्षण बल, कणों की गति, इसके आधार पर बताना है। प्रत्येक अवस्था का एक एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो आपकी जो तीन अवस्था है ना, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों का 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, इंग्लिश में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट कीप्ड, व्हाई, गिव रीजन। The gas extracts pressure on the walls of the vessel. Give reason. Why is wooden table called a solid? क्यों कहलाता है? और ऐसे करके आपके ये क्वेश्चन है। उसके अलावा explain the characteristics of the physical states of solid. ठीक है, अब इसमें किस किस आधार पे आपको इसकी व्याख्या करनी है विद एग्जांपल, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 35। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक 800 किलोग्राम द्रव्यमान वाला रेल इंजन प्रत्येक का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम वाली 15 डिब्बियों को सीधी पटरी पर खींच रहा है। इंजन के द्वारा लगाया गया बल 40,000 न्यूटन है और पटरी द्वारा घर्षण बल 5,000 न्यूटन है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है दो चीजें। पहली ज्ञात करनी है आपको बच्चों त्वरण बल यानी कि नेट फोर्स, दूसरी ज्ञात करनी है रेल का त्वरण, पूरी रेल का त्वरण, एक्सेलरेशन कितना है, तो त्वरण बल और त्वरण कितना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 36, 5 नंबर का अगला क्वेश्चन, कोशिका के महत्वपूर्ण अंग के रूप में निम्नलिखित को वर्णन कर उनकी विशेषता लिखिए। पहला है रिक्तिका और लाइसोसोम, इन दोनों की आपको विशेषता अच्छे से बतानी है, या फिर आपको परिभाषित करना है विलयन, निलंबन और कोलाइडल को। कम से कम 5-5, 6-6 लाइन में आपको इन तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग एज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल या फिर ऑर्गन्स ऑफ द सेल एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला, दूसरा, उसके बाद में आपको इनकी विशेषताएं बतानी है तीनों की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा चौथा खंड 5 नंबर के क्वेश्चन वाला वो भी यहाँ पे पूरा हो गया। अब शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को, जो कि है खंड नंबर 5 केस आधारित प्रश्न का। अब इसमें देखो हमारा 37वां प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है ना, वाष्पीकरण वगैरह के बारे में, आई थिंक हाँ वाष्पीकरण के बारे में ये। अब इसमें से देखो, अरे कहाँ चला गया, अभी नहीं जाना है। हाँ, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा 37.1, 2, 3 एंड 4, ये 3 है ना। तो गलनांक पर 4 हैं। गलनांक पर पहुंचने के बाद बर्फ का तापमान क्यों नहीं बढ़ता, जबकि उससे तो ऊष्मा दी जा रही होती है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, उदाहरण सहित बताओ। 250 सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, और ये क्वेश्चन तो अभी आपको मैंने बता ही दिया है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में ये रहा आपका पैसेज पूरा का पूरा। ठीक है, और ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, जिसे आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। चलिए अगला पैसेज देखते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वैसे ये पैसेज ना मैं सैंपल पेपर जो हमारा सेकंड था ना उसमें लेने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि ये पैसेज काफी इंपॉर्टेंट है तो पहले ही पेपर में से दिखा दो। ठीक है, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लेस्टिड, इसके बारे में दो बातें यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसके 2 कार्य बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में झिल्लियों की क्या विशेषता होती है, और प्लेस्टिड के 2 प्रकार लिखिए। ओके, आ गया समझ। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, ये रहा आपका यहाँ पे पैसेज, और इस पैसेज से संबंधित ये रहे आपके 4 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पता है क्या रहेगा,
एग्जाम में पूछे तो आपसे ये 4 क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन चौथा क्वेश्चन और यानी कि अथवा करके होगा, तो कुल मिला के आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, मैंने 4 ले रखे हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ओके बच्चों, 39वां क्वेश्चन कार्बनिक खेती के बारे में है। किसके बारे में? कार्बनिक खेती के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है पोषक प्रबंधन किसे कहते हैं, कार्बनिक खेती में नीम की पत्तियां और हल्दी का क्या उपयोग होता है, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन कीजिए जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके, यानी अंतः फसलीकरण, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता कैसे फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करती है ये भी बताइए। सेम इसी तरीके से ये आपका पैसेज हो गया, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ओके वेल, पिछले 25 मिनट के अंदर हमने अपना आज का जो प्रैक्टिस पेपर है बच्चों वो यहाँ पे पूरा कर लिया। प्रैक्टिस पेपर कह लो या फिर सैंपल पेपर, वो पूरा हो गया। ठीक है, अब आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें बच्चों। आपका एक एक लाइक में बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट करें नीड सॉल्यूशन 9th हिंदी, इस तरीके सॉरी 9th साइंस हिंदी का। बाकी आपका ना एसएसटी का जो रह गया है सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा उसका, चिंता मत करो। वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।